हेलो दोस्तों आप सब हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज के एसएससी जीडी के जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट नंबर 14 में। जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी 13 प्रैक्टिस सेट हमने प्रोवाइड कर दिया है। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो अगर कहीं पर प्रैक्टिस सेट में कुछ बताने में थोड़ा बहुत गलत हो जाए तो उसके लिए माफ़ करना का। आप लोग, हम कोई रोबोट नहीं है, हम भी एक इंसान है, हमसे भी गलतियां हो सकती हैं। तो इसके लिए हम आपसे पहले ही माफ़ी चाहते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है कि इंडिका के लेखक मेगास्थनीज किस मौर्य राजा के दरबार में आए थे। जो इंडिका पुस्तक है उसके लेखक जो मेगास्थनीज जी हैं, वो जो मौर्य दरबार में आए थे वो कौन से राजा थे जिनके समय यह आए थे। क्या अशोक के समय आए थे, बिंदुसार के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय या दशरथ मौर्य के समय। तो बात करें मेगास्थनीज की तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो आए थे, इन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। वही बात करें अगले प्रश्न की तो आज का हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 कि अजंता की गुफाएं मुख्य रूप से किस धर्म से संबंधित हैं, चित्रों और कला के लिए प्रसिद्ध हैं। तो अजंता की गुफाओं की बात करें तो क्या जैन धर्म से है, हिंदू धर्म से है, बौद्ध धर्म से या फिर सिख धर्म से है। तो अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। वहीं बात करें एलोरा की गुफाएं तो एलोरा की गुफाएं जो जैन, बौद्ध और हिंदू धर्म तीनों से संबंधित हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के लिए हितों के संरक्षण का उल्लेख है। तो अल्पसंख्यकों के संरक्षण का हित की बात करें तो क्या आर्टिकल 28 में, आर्टिकल 29 में, आर्टिकल 30 में या फिर आर्टिकल 32 में। तो बात करें अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की तो आर्टिकल 29 में जो है अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण का उल्लेख किया गया है। वहीं बात करें आर्टिकल 32 को तो यह जो है आर्टिकल 32 जो है इसको डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। इसमें क्या है, संवैधानिक उपचारों का प्रावधान किया गया है। वहीं बात करें अगले प्रश्न की तो अगला प्रश्न हमारा है कि एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर जो है वह किस राजवंश के राजाओं द्वारा बनवाया गया है। तो बात करें एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर जो है वो किस राजवंश के राजा द्वारा, क्या पल्लव वंश, चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट या फिर चोल वंश। तो एलोरा का जो कैलाश मंदिर है इसको राष्ट्रकूट वंश के राजाओं के द्वारा बनवाया गया है। एलोरा जो है जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म तीनों के लिए प्रसिद्ध है, जो महाराष्ट्र में अवस्थित है। यही बात करें अगले प्रश्न की तो अगला प्रश्न हमारा है कि 2026 में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा। तो बात करें G20 शिखर सम्मेलन की 2026 की अध्यक्षता क्या ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका या फिर जर्मनी। तो जो G20 शिखर सम्मेलन है 2026 का, इसकी अध्यक्षता जो है अमेरिका के द्वारा किया जाएगा। वहीं बात करें अगले प्रश्न की तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल राजा ने की थी। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय क्या देवपाल, धर्मपाल, गोपाल या फिर महिपाल। तो बात करें विक्रमशिला विश्वविद्यालय की, धर्मपाल के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। गोपाल जो थे वो क्या थे, पाल वंश के संस्थापक थे। वहीं बात करें विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने, बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जो फीमर है वो कहाँ पर पाई जाती है। जो फीमर है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी भी है और सबसे मजबूत हड्डी भी है। तो कहाँ, क्या हाथ में, क्या जांग में, पीठ में या फिर
खोपड़ी में। तो जो फीमर हड्डी है वो जांघ में पाई जाती है। बात करें सबसे छोटी हड्डी की, तो कान के स्टेपीज जो हड्डी है वो सबसे छोटी हड्डी है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। तो बात करें क्या लोथल है, कालीबंगा है, हड़प्पा या फिर धौलावीरा है। तो बात करें सिंधु घाटी सभ्यता का वर्तमान में जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है वो कौन सा स्थल है। तो वो कौन सा स्थल है, तो हड़प्पा जो है कहाँ पर है, तो वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब जो प्रांत है वहाँ पर स्थित है। लोथल कहाँ पर है, गुजरात में है। कालीबंगा की बात करें तो राजस्थान में। धौलावीरा की बात करें तो यह भी गुजरात में अवस्थित है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची है इसकी अवधारणा किस देश से ली गई। तो समवर्ती सूची की अवधारणा क्या कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से या फिर रूस से। तो समवर्ती सूची को जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, कनाडा से संयुक्त बैठक, अमेरिका से जो है वो क्या लिया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है, राष्ट्रपति का पद है उसको लिया गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया गया है। रूस से बात करें तो पंचवर्षीय योजना जो है रूस से लिया गया। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि जनवरी 2026 में पद्म विभूषण पुरस्कारों में किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व को जो है व्यक्तित्व की एक सेकेंड जनवरी 2026 में पद्म विभूषण पुरस्कार में किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व को कला में सम्मानित किया गया है। तो कौन से व्यक्ति हैं, क्या बैजंती माला वाली हैं, चिरंजीवी हैं, उपरोक्त दोनों है या इनमें से कोई नहीं है। तो 2026 में पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाले कौन है, तो बैजंती माला वाली जो है ये जो है पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाले व्यक्तित्व को जो कला में ये सम्मानित किए जाएंगे। वहीं बात करें अगले प्रश्न की। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि खजुराहो के मंदिरों पर निर्माण जो है वह किस राजवंश के शासकों ने करवाया था। जो खजुराहो का मंदिर है मध्य प्रदेश के रायसेन में अवस्थित है, वो उसका निर्माण किस राजवंश के शासकों ने किया, परमार वंश, चंदेल वंश, चौहान वंश या फिर सोलंकी वंश। तो बात करें खजुराहो के मंदिरों के निर्माण की, तो किसने करवाया है, तो चंदेल वंश के शासकों ने इसका निर्माण करवाया है। वहीं बात करें आज के अगले प्रश्न की। तो हमारा अगला प्रश्न है कि जो प्रकाश की गति है निर्वात में लगभग कितनी होती है। क्या 3 मीटर पर 3 एक सेकंड यहाँ पर डॉलर में लिख गया है 3 मीटर, यहाँ पर क्या होगा 3 मीटर पर सेकेंड है, या फिर 10 मीटर पर सेकेंड है, या फिर 10 की घाते 10 मीटर पर सेकेंड है, या फिर यहाँ पर क्या है 10 की घाते 6 मीटर पर सेकेंड है। 3 गुणे यहाँ पर क्या है 3 गुणे 10 की घाते 6, 10 की घाते 10 या 10 की घाते 8 या फिर 10 की घाते 5। तो बात करें प्रकाश की गति जो निर्वात में चाल होती है वो कितनी होती है, तो 3 गुणे यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए 10 की घाते 8 मीटर पर सेकेंड जो है वो प्रकाश की गति जो है वो क्या होती है, निर्वात में होती है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि सांची का स्तूप जो है भारत के किस राज्य में स्थित है। तो बात करें सांची के स्तूप की, क्या उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, बिहार में या फिर गुजरात में है। तो सांची का स्तूप आपके मध्य प्रदेश में अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है, मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप अवस्थित है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था। तो मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र क्या है, उज्जैन था, तक्षशिला था, नालंदा था या फिर वल्लभीपुर। तो मौर्य काल में जो शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था वो कौन सा था, तो जो तक्षशिला है, तक्षशिला विश्वविद्यालय वो मौर्य काल में सबसे प्रसिद्ध केंद्र था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि जीव विज्ञान के अनुसार रक्त जो है निम्नलिखित में से क्या है। क्या उपकला ऊतक है, संयोजी ऊतक है, पेशी ऊतक है या फिर तंत्रिका ऊतक है। तो बात करें जीव विज्ञान के अनुसार रक्त एक क्या है, तरल संयोजी ऊतक है। कैसा ये ऊतक है, तो एक तरल संयोजी ऊतक है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि जो
प्रसिद्ध त्रिमूर्ति की विशाल मूर्ति किस गुफा में स्थित है? तो बात करें जो त्रिमूर्ति है, इनकी जो विशाल मूर्ति है, क्या अजंता की गुफा में, एलोरा की, एलिफेंटा या फिर उदयगिरी की गुफाओं में है? तो त्रिमूर्ति की जो विशाल मूर्ति है वो एलिफेंटा जो महाराष्ट्र में अवस्थित है, वहाँ पर इनकी जो विशाल मूर्ति है वो अवस्थित है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में छऊ नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा देने की मांग है? तो बात करें छऊ को, क्या उड़ीसा में है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल या फिर उपरोक्त सभी में है? तो जो छऊ है इसको किस राज्य में जो शास्त्रीय नृत्य का दर्जा देने की मांग है? तो उपरोक्त सभी, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में छऊ होता है। तो यहाँ पर क्या है, छऊ को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा देने की मांग है। अभी तक शास्त्रीय नृत्य में जो है 8 है, 9वां जो है छऊ है जिसे अर्धशास्त्रीय नृत्य कहते हैं। अभी से शास्त्रीय नृत्य की दर्जा जो है प्राप्त नहीं हुआ है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि इंसुलिन का स्राव शरीर के किस अंग से होता है? क्या यकृत से, अग्नाशय से, तिल्ली से या फिर पीयूष ग्रंथि से? तो बात करें इंसुलिन का स्राव जो अग्नाशय से होता है, इसकी कमी से मधुमेह रोग जो होता है वहीं बात करें यकृत की, यह सबसे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तिल्ली में क्या है, तो यह आरबीसी का कब्रिस्तान होता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र जिसे शक्ति स्थल जो है कहा जाता है, कहाँ पर स्थित है? क्या कर्नाटक पावागढ़ में है, राजस्थान में है, गुजरात में या फिर तमिलनाडु में है? तो शक्ति स्थल की बात करें तो कहाँ पर है, तो कर्नाटक पावागढ़ में अवस्थित है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का संबंध मुख्य रूप से किससे है? क्या मौलिक कर्तव्यों से है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से है, न्यायपालिका का पृथक्करण से या फिर कृषि संगठन से? तो बात करें आर्टिकल 51 की, तो आर्टिकल 51 का जो संबंध है किससे है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से है। वहीं बात करें मौलिक कर्तव्य का, तो आर्टिकल 51A में जो है वो मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि जो गुप्त काल के दौरान किस धातु में के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? तो क्या तांबे के, चांदी के, सोना के दिनार या फिर लोहा के? तो गुप्त काल में जो है वो सोने के सर्वाधिक सिक्के, जिनको दिनार कहते थे, वो जारी किए गए थे। क्या किए गए थे? सोने के सिक्के, जिनका वेट जो 8.12 ग्राम होता था, और डायमीटर की बात करें तो 19.02 जो होता था इनका डायमीटर यानी व्यास सिक्कों का होता था। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उद्देश्य जो है वो महापरिनिर्वाण के समय कहाँ जो पर प्राप्त किया था? क्या सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती या फिर पावापुरी? तो बात करें महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश जो है कुशीनगर में दिया था। यहीं पर इनका महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु हो गई थी। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। सारनाथ में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म जो है लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। इनको जो ज्ञान की प्राप्ति है महात्मा बुद्ध को, बोधगया बिहार में हुआ था। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? क्या डेसिबल है, डॉप्सन यूनिट है या फिर पास्कल या फिर एमीटर? तो ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए डॉप्सन यूनिट का उपयोग किया जाता है। डेसिबल जो है ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए, पास्कल जो है पास्कल का उपयोग किस में करते हैं आप लोग कमेंट में बताइएगा। वहीं एम्पियर जो है ये विद्युत धारा को मापने में करते हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि राइडर कप जो है निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो बात करें राइडर कप की, क्या फुटबॉल से है, गोल्फ से है, घुड़दौड़ से है या फिर पोलो से है? तो राइडर कप का संबंध किस खेल से है? तो राइडर कप जो है वो गोल्फ से संबंधित है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अंतिम और लास्ट प्रश्न है कि भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन बनी थी? क्या अन्ना राजम
हुत्रा थी, किरण बेदी थी, विमला मेहरा थी या फिर कंचन चौधरी थी। बात करें भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी की, तो कौन थी भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी? तो किरण बेदी जी जो थी वो भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी। तो आज का प्रैक्टिस सेट यहीं पर समाप्त होता है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और जो हमने होमवर्क में अपने क्वेश्चन दिया है उसको भी आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग स्टडी कर रहे हैं अच्छे से, आप लोग उसे खोज कर आंसर हमें बता रहे हैं। 1 या 2 प्रश्न हम देते हैं, उनका जवाब आप लोग ज़रूर से ज़रूर दिया करिए, जिससे हमें भी उससे क्या होता है कि आप लोग स्टडी हमारे साथ-साथ अपने स्टडी को बूस्ट कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।